हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुभम क्लासेस। बेटा आज हम लोग हिंदी के मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 ऐसे करके हम लोग 2-3 मॉडल्स पेपर जो है आज की क्लास में सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके चीजें जो लिखना है एग्जाम में वो और भी क्लियर हो जाएगा और जो भी थोड़ा बहुत डाउट है वो भी आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। बस आप लोग बिल्कुल ठान लीजिए कि आप लोगों को पेपर जो है वो बहुत ही अच्छे करके आना है। ठीक है, उसके लिए कितनी भी मुश्किल आए या जो भी प्रॉब्लम्स आए कोई मतलब नहीं है, बस आप लोगों को पेपर बहुत अच्छा करके आना है। बस ये अपने जो आप लोगों ने अभी तक, ठीक है एग्जाम तो परसों है, लेकिन आप लोगों ने जो अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया होगा, जब आप लोग 10th क्लास में आए होंगे तभी आप लोगों ने एक लक्ष्य को निर्धारित किया होगा कि नहीं मुझे 10th में इतना % लाना है। हर किसी का एक एम होगा कि मुझे 85 प्लस लाना है, 90 प्लस लाना है, जो भी सबका अपना अपना एक एम होगा। बस बेटा आप लोगों को अब टाइम आ गया है उसी एम पे एकदम मजबूती के साथ चलने का। तो कोई भी हिम्मत नहीं हारेगा, हौसले को बुलंद रखिए अपने और आराम से बहुत अच्छे से पेपर दीजिए, फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है बच्चा, तो इसी तरह स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इंस्ट्रक्शन है बेटा आप लोग को, जब आप लोग का पेपर आप लोग के सामने आएगा, यहाँ पे इतनी चीजों को अच्छे से समझ लीजिए कि जब पेपर क्लास में आए तो आप लोगों को किसी और का इंस्ट्रक्शन सुनने की जरूरत ना पड़े, कि आप लोगों को पेपर के जितने भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी फॉर्मेट है, सब पहले से आ रहा हो। ठीक है, और पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करने से एक बेनिफिट और भी मिलता है कि पता है बहुत से बच्चे जो होते हैं हड़बड़बाजी में एक आध क्वेश्चन जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग मॉडल पेपर इसीलिए सॉल्व करा रहे हैं कि हर स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन रहता है आप लोग के माइंड में रहे, कि कहीं क्वेश्चन करने से कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। ठीक है, तो ये भी मॉडल पेपर सॉल्व करने से ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोग को मिलने वाला है। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहला इंस्ट्रक्शन यही है कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। 15 मिनट जो है वो आप लोगों को पेपर को रीड करने के लिए मिलता है, और वो 15 मिनट का आप लोग पूरा लाभ उठाइएगा कि पेपर को बहुत अच्छे तरीके से रीड करिएगा। देखिए आप लोग को कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहा होगा उसको पहले आप लोग लिखिएगा। और एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि हिंदी में राइटिंग बहुत मस्ट है। ठीक है, हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें राइटिंग आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि राइटिंग ऐसा मत बनाने बैठ जाइएगा कि पेपर ही छूट जाए। मतलब सारी चीजों को मैनेज करके चलना है कि क्वेश्चन भी ना छूटे, पूरे पेपर भी सॉल्व करने हैं, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये सारी चीजों को अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा कि ऐसे ऐसे चीजों को करना है। ठीक है बच्चा, जो प्रश्न पत्र होता है वो खंड अ और ब 2 खंडों में डिवाइड होता है। खंड अ जो होता है वो 20 मार्क्स का क्या होता है, 20 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, जो कि हर एमसीक्यू एक नंबर का रहता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो गद्यांश और पद्यांश से रहते हैं। ठीक है, गद्य और काव्य से 10 क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो पूरा आपका जितना भी सिलेबस का ग्रामर है, ग्रामर का एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, इतना आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। पूरा रस है, छंद है, अलंकार है, उपसर्ग है, पर्यायवाची, शब्द रूप, मतलब टोटल पूरे 10 नंबर ग्रामर से रहेंगे। ठीक है, और खंड ब में जितने भी गद्यांश है, काव्य है, संस्कृत है, सबका अर्थ है, क्वेश्चन है, खंड काव्य से क्वेश्चन आंसर, मतलब टोटल सारी चीजें आपका खंड ब में रहेगा। और एमसीक्यू आप लोगों को इतना अच्छा तैयार करना है कि 20 नंबर आप लोगों को एमसीक्यू में मिलना ही चाहिए। आज के क्लास में हम लोग 3 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। 30 मॉडल पेपर से कितने एमसीक्यू आपके तैयार होंगे, 60। ठीक है, 60 एमसीक्यू आज के पेपर से आप लोग को तैयार होंगे, और 60 में 20 जो नंबर है वो स्कोर आप लोग जरूर कर लोगे। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है एकांकी सम्राट कहा जाता है। फटाफट आप लोग भी आंसर दीजिए
और मैं तो हूं नहीं बताने के लिए। एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरिकृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को। तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को। का आंसर आपका बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये कथन वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, कथन वाले एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करना। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो क्या हो जाएगा भाई सेकंड का? सेकंड का आंसर हो जाएगा गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। कोई भी क्वेश्चन बेटा ये जो 20 क्वेश्चन आता है ये आपके सिलेबस से बिल्कुल बाहर से नहीं आएगा, जो आपका सिलेबस है बस उसी में से आएगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग बैतरणी या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। हिंदी की प्रथम कहानी है कफन, ममता, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का फटाफट सही बताते रहिए, आप लोग का एक रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, और चीजें आ भी जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? हंस, चांद, विशाल भारत या छाया? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा बेटा क। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं कौन? भूषण, घनानंद, केशव या जासी? क्वेश्चन नंबर 6, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं भाई केशव। छायावादी युग के कवि हैं नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या गिरजा कुमार माथुर? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। शोक गीत है राम की शक्ति पूजा, मौन निमंत्रण, ठीक है, अंधेरे में या सरोज स्मृति? तो क्या है? शोक गीत है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा सरोज स्मृति, ठीक है, शोक गीत है। फिर द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है कौन सा है? कामायनी, तार सप्तक, गीतिका या प्रिय प्रवास? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 से क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 9 इसका हो जाएगा प्रिय प्रवास। ये द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर या शमशेर बहादुर सिंह? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ग इज राइट। अब यहां तक 10 क्वेश्चन ही आपके गद्य और काव्य से आएंगे, जो कि यहाँ पे फिनिश हो गया। अब 10 क्वेश्चन आने वाला है आपके ग्रामर से। तो पहला है शोक विकल सब रोवही रानी, रूप राशि बल तेज बखानी। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बताया ना आप लोगों को रस, अलंकार को और छंद को पहचानना। ये देखिए रोवही, रोवही मतलब रो रही है, ठीक है। जहां पर भी रो रही है वहां पर कौन सा रस आ जाएगा भाई? वहां पर करुण रस आ जाएगा। और आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही रस पढ़ना है, करुण रस और हास्य रस। तो करुण रस आ जाएगा क्योंकि रोने से रिलेटेड चीजें यहाँ पे बोल रही है, रो रहा है, ठीक है, रो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करुण रस। और सबसे बड़ी बात यहाँ शोक भी दिया हुआ है, शोक भी दिया हुआ है, ठीक है। जो सुमिरन सिद्धि होई गणनायक कविवर वदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए, दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? तो यहाँ पर 24 मात्राएं हैं दोनों चरणों में। और मात्रा लगाने के लिए ये भी मैं सिखाई हूं कि जहां पर अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ठीक है बेटा, ये आए वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर लघु मतलब एक मात्रा लगेगा। जहां पर आ, ठीक है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, ये जहां पर आएगा वहां पर 2 मात्रा
मतलब गुरु, ये लघु होता है और ये गुरु होता है, तो ऐसे लगेगा। ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? जहां पर भी योजक चिन्ह के बाद सासी से नहीं आए वहां पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है बेटा? यहाँ पर रूपक अलंकार है। अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एक उपसर्ग भी, आप लोगों को उपसर्ग से भी क्वेश्चन आएगा। अनुमान, ये जो पहले होता है बच्चा, ये क्या हो जाता है? ये उपसर्ग होता है। तो अनु, अन, मान, कोई नहीं, ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है और अनु जो है वो आपका राइट आंसर है कि अनु क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। त्रिफला का समास विग्रह कीजिए। त्रिफला, त्रिफला का क्या हो जाएगा? तीन फलों का समूह, दो फलों का समूह, अमृत फल का समूह, या इनमें से कोई नहीं बेटा। त्रिफला, त्रिफला मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, फला मतलब फलों का समूह, तो तीन फलों का समूह आंसर का राइट है। ठीक है। कपड़ा का तत्सम है सम, सम बताना है, मतलब सम क्या होता है? संस्कृत के शब्द। तो कपड़ा का तत्सम है वस्त्र, दुकूल, करपट या पहनावा। तो इसका सम पूछा है बेटा, संस्कृत के शब्द पूछा है, तो करपट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़े। युष्मत का सप्तमी एक वचन का रूप है। युष्मत, युष्मत का सप्तमी एक वचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा क। एक वचन पूछा है। ठीक है। सप्तमी एक वचन। वाक्य के कितने तत्व हैं? 8, 7, 5, 4। वाक्य के कितने क्या है? वाक्य के कितने तत्व हैं? तो 4 तत्व हैं। क्रिया का वह रूप जिसमें यह पता चलता है कि क्रिया कर्ता या कर्म अथवा भाव के अनुसार हुई है, उसे कहते हैं कि मतलब क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि जो क्रिया है यह पता चलता है कि वो कर्ता के अनुसार हुई है या कर्म के अनुसार हुई है या भाव के अनुसार हुई है, तो उसको बोलते हैं बेटा वाच्य। ठीक है। जो वाच्य है, वाच्य का पता चलता है कि जो क्रिया है वो किसके अनुसार हो रही है? कर्म के अनुसार हो रही है, कर्ता के अनुसार हो रही है या भाव के अनुसार हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे वाच्य कहते हैं। और लास्ट एमसीक्यू है, जिन पदों के अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं उन्हें कहा जाता है अविकारी या विकारी, या क और ख दोनों कहते हैं तो उनको बोलते हैं बेटा विकारी शब्द। यहाँ पर आपका खंड अ, ठीक है, जो आप लोगों का पेपर का जो सेक्शन होता है वो 2 खंड में डिवाइड होता है, तो यहाँ पर खंड अ आपका फिनिश हो जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है खंड ब। ठीक है। अब खंड ब में मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान। यहाँ पर 3 प्रश्न आएंगे रेखांकित। पहला प्रश्न तो ये रहेगा आप लोग का कि संदर्भ लिखना है। दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी। ये 2 क्वेश्चन बेटा बिल्कुल कंपल्सरी रहेगा ही रहेगा। ये क्वेश्चन इधर से उधर नहीं हो सकता, इसलिए 2 क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करना कि संदर्भ में कुछ भी नहीं करना है, बस चैप्टर का नाम और राइटर का नाम, बस इतना ही करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या में जितने रेखांकित अंश रहेंगे बस उनकी व्याख्या करनी है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा बस इसी जो ये है पैराग्राफ, बस इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा। तो क्या है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। अब हम देखते हैं यहाँ पे संदर्भ लिखना है। यहाँ मित्र हमें पहले ही मिल गया, मित्र मिल गया तो किस चैप्टर का है? सारे बच्चे फटाफट रिप्लाई दो भाई, किस चैप्टर का है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? सॉरी, इसके लेखक, रचयिता नहीं बेटा लेखक होगा। ठीक है, क्योंकि ये गद्य है, गद्य में लेखक होता है, तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बस इतना लिखेंगे। फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। तो हमें व्याख्या कहाँ से करनी? यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक की हमें व्याख्या करनी है।
क्या है, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त सत संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह कहना चाहता है या लेखक कहता है कि हमें ऐसे मित्रों की तलाश में रहना चाहिए या हमें ऐसे मित्रों का चुनाव करना चाहिए जो हमसे भी अधिक क्या हो, हमसे भी अधिक दृढ़ संकल्प के हो, दृढ़ संकल्प के हो और हमसे भी अधिक, जिसमें हमसे अधिक क्या हो, आत्मबल हो, मतलब वो हमसे भी ज्यादा पावरफुल हो, हमसे भी ज्यादा मतलब बढ़ चढ़ के हो, जो भी कमियां हमारे में हैं वो उससे भी ज्यादा मतलब हमारी कमियों को वो दूर करने वाले हो। तो ये हो गया बच्चा। अब है मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। तो मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, मित्र का कर्तव्य यही होना चाहिए ना कि जब हम किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो वो हमें मना करेगा, ठीक है। जब हम दुखी होंगे तो वो हमें क्या करेगा, वो हमें हमें खुश करेगा, या हमें जब हम हतोत्साहित होंगे तब वो हमें क्या करेगा, तब वह हमें मतलब भरोसा दिलाएगा या कुछ भी ऐसे। तो ऐसे मित्र के कर्तव्य होना चाहिए। फिर दूसरा आ जाता है बेटा, दूसरा आ जाता है, ठीक है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर जैसे फसाने, अथवा मतलब वो करना है या ये करना है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। अब ये बताइए किस चैप्टर से है भाई, किस चैप्टर से है ये। कहानी बनती चली गई बंदरों की, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, ठीक है। तो ये बेटा अजंता से है। तो यहाँ भी है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो वहां से लिखना, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर जैसे फसाने, अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी सी कहानी, यहाँ पर अजंता की जो गुफाएं हैं उसके बारे में प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ये कहते हैं कि जो अजंता की दीवारें हैं, ठीक है, उसमें जीवन जो है वो बरस पड़ा है, क्योंकि जो शिल्पकार थे, मतलब जो कलाकार थे, वहां पर इतने अच्छे अच्छे नमूने बना दिए कि ऐसा लगता है देखने से कि दीवारें कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती है। दीवारों पे मतलब जो भी चित्र है वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। कहानियां बनती चली गई, मतलब जो कहानियां दीवारों को तोड़ के जो कहानियां बनाई गई वो कहानियां बनती चली गई। जैसे बंदरों की कहानियां हैं, हाथियों की कहानियां हैं, हिरणों की कहानियां हैं, कहानी क्रूरता और भय की है, दया और त्याग की है, ठीक है। ये सारी कहानियां हैं कि जहां भय है वहां पर क्या है, वहां जहां पर क्रूरता है वहां भय की कहानी, जहां दया है वहां त्याग की कहानी, जहां बेरहमी है वहां दया का भी समुद्र क्या है, उमड़ रहा है, जहां पाप है वही क्षमा का भी सोता फूट पड़ा है। मतलब हर तरह की कहानियां आप लोगों को अजंता की दीवारों पर देखने को मिलती हैं। भित्ति चित्रों पर मनुष्य के कौन कौन से भाव अंकित हैं, तो यही कौन से, हैवान की हैवानी को, राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, मतलब हर तरह तरह की जो कहानियां हैं वो अजंता की दीवारों पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम काव्य से। गद्य का हो गया, गद्य में दो में से एक कोई अर्थ करना रहेगा जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता रहेगा, उसी को टच करना आप लोग। और सबसे बड़ी बात ये बेटा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जैसे जिसका संदर्भ लिखना है, अगर चैप्टर से बिल्कुल कंफर्म हो कि यही चैप्टर है, इसी राइटर का नेम है, तभी क्वेश्चन को टच करना। दोनों में से जिसका भी पहले अच्छे से आता होगा उसी को करना, ठीक है बच्चा। अब आ जाते हैं हम काव्य से। ये है, ठीक है, ये है 3 प्रश्नों का उत्तर देना। यहाँ पर भी 3 प्रश्न ही दिए रहेंगे। पहला गद्य, पहला संदर्भ रहेगा, दूसरा व्याख्या रहेगा, तीसरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाई, सहदे बुझती साच न हासी। ये है प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा, ठीक है। प्रस्तुत दोहा हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक
शीर्षक से लिया गया है और उसके रचयिता कौन है? उसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रस्तुत दोहे में, ये तो हो गया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है कि प्रस्तुत दोहे में कौन कहता है? प्रस्तुत दोहे में सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां रहती हैं, ठीक है, जो गोपियां हैं वो उद्धव जी से पूछती हैं। उद्धव जी गोपियों को कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तो जो गोपियां रहती हैं वो उद्धव जी से पूछती हैं कि आप बोलते हैं हमें कि हम लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, तो पहले ये बताइए निर्गुण कौन देश को वासी? जो आपका निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का रहने वाला है? मधुकर कही समझाई सौदे बुझती साचन हासी। आज मुझे आप सच सच बता दीजिए, कोई छल और कपट हमसे मत कीजिए। आपको सौगंध है, आपको कसम है कि आज आप हम लोग को सच सच बता दीजिए, हम लोगों के साथ कोई भी छल कपट नहीं कीजिए। ठीक है। पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो मधुकर मीन्स होता है बेटा भौरा, और ये यूज किया गया किसके लिए? उद्धव के लिए। ठीक है, उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये भी यहां से है, ठीक है, अथवा ये वाला करना है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पिरी कछोटी। अब इसका 2 लाइन का है, तो प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के समय्ये नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, समय्ये नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता है रसखान जी। इसके रचयिता कौन है? रसखान जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश में बता रहे हैं कि धूरी भरे मतलब प्रस्तुत दोहे में जो रसखान कवि यह कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि धूल में सने हुए, ठीक है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू मतलब धूल में सने हुए जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो बड़े ही सुंदर लगते हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसी ही उनके सिर पर चोटी भी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, वह जब खेलते और खाते हुए पूरे आंगन में घूमते हैं। पग पैजनी बाजती, पग मतलब होता है बेटा पैर, उनके पैरों में जब पैजनी बाजती है और वह पैरों में पैजनी पहने हुए जो कि उसकी आवाज जो है बड़ी अच्छी लग रही है, मतलब बज रही है, और कमर में वो पीरी मतलब पीले रंग की कछोटी पहने हुए हैं। प्रस्तुत समय्ये में किसे भाग्यशाली बताया गया है? तो ये लाइन है ना, काग के भाग बड़े सजनी, काग मतलब होता है कौवा, ठीक है, तो प्रस्तुत समय्ये में कौवे को बहुत ही भाग्यशाली बताया गया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करें तो ये आप लोग लिख सकते हो श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कि यहाँ पे रसखान कवि कहते हैं कि धूल में सने हुए जो श्री कृष्ण भगवान है वो बड़े ही सुंदर प्रतीत होते हैं। वैसे ही उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई है और पैरों में वो पैजनी पहने हुए हैं और कमर में पीले रंग की कछोटी बांधे हुए हैं। ठीक है, नागरिका। अब यहां से आगे बेटा संस्कृत का, संस्कृत से भी जैसे हिंदी से गद्य और काव्य होते हैं वैसे ही यहाँ पर संस्कृत का है। तो नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत, यह है किससे है? प्रबुद्धो ग्रामीण से है। इसका भी हम लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से अवतरित हुआ है। बस सिर्फ इसमें संदर्भ लिखना है। फिर संदर्भ के बाद हम हेडिंग डालेंगे अनुवाद की। संदर्भ के बाद हेडिंग डालना है अनुवाद की। नागरिका बहुकालम यावत अचिंतन, नागरिक जो रहता है वो बहुत देर तक सोचता है, ठीक है, बहुत देर तक सोचता है, पर प्रहेलिकाय उत्तरम दातु समर्थम न अभवत, लेकिन वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाता है। अतः ग्रामीणम अवदत, अतः इसलिए वह ग्रामीण व्यक्ति से बोलता है, अहम अस्या पहेलिकाया उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत, यह सुनकर ग्रामीण व्यक्ति बोलता है,
है। यह सुनकर ग्रामीण व्यक्ति बोलता है, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हो, तहिर ददातु 10 रुपयकाणि, तो तुम 10 रुपया दो। अतः ग्लान मुखेन नागरिकेण क्या है, शर्त अनुसारम 10 रुपयकाणि दतानी। ठीक है, तो शर्त के अनुसार जो नागरिक रहता है, शहर का व्यक्ति, वो बड़े ही ग्लान मुख से, बड़े ही मतलब दुखी भाव से 10 रुपया दे देता है। ठीक है, अब ये आप तो ये करो या आप ये करो। मानव जीवनस्य संस्कृतम संस्करणम संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति से है। मानव जीवन को सजाना और संवारना ही क्या है, संस्कृति है। संस्करणम मतलब सजाना और संवारना। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कर्तुम महान प्रयत्नम अकुर्वन्। अस्माकं पूर्वजा मतलब हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सजाने और संवारने के लिए महानतम मतलब महान प्रयत्न किए हैं। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचार विचार च आदर्शन तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। उन्होंने हमारे जीवन को सजाने और संवारने के लिए जिन आचारों और विचारों को बनाया, ठीक है, जिन आचारों और विचारों को बनाया, वह ही क्या है, वह ही हमारी संस्कृति है। समझ में आ गया बेटा? मॉडल पेपर सॉल्व कर लो, आप लोगों को बहुत प्रॉफिट होने वाला है। हो सकता है गॉड से प्रे करिए, जितना यहाँ पे 3 मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें से कोई एक एग्जाम में मिल जाए, या जितना आप यहाँ आज की क्लास में अटेंड कर रहे हो उसमें से क्वेश्चन मिल जाए, कितना बढ़िया रहेगा ना आप लोगों के लिए। चलिए, ये हो गया। अब संस्कृत से एक श्लोक का भी अर्थ आता है, दोनों में से कोई एक करना है। न वै तारणात् तापनात् बहिर्मध्ये न वै विक्रियात्। यहाँ पर सोना जो है, ये यहाँ इसका भी संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के अनुक्ति विलासः नामक पाठ से अवतरित हुआ है। फिर अनुवाद लिखेंगे सोने के पक्ष में। सोना यह बोलता है, ठीक है, सोना मीन्स गोल्ड। सोना यह अपना दुख प्रकट करते हुए यह कहता है कि ताड़नाथ मतलब ना मैं पीटे जाने से, ठीक है, सोने को पीट के बनाया जाता है ना कोई भी आभूषण, तो ना मैं ताड़नाथ मतलब पीटे जाने से, तापनाथ मतलब आग के बीच, बहिर्मध्य मतलब होता है बीच में, ना आग के बीच में तपाए जाने से, ना मैं विक्रय होने से, विक्रयात मतलब ना मैं बेचे जाने से उतना दुखी होता हूँ। मुझे दुख तब होता है सुवर्णस्य में मुख्य दुखम, उसके दुख का, सोना जो रहता है उसके दुख का एक मुख्य कारण है कि यतो माजना गुंजया तोलयंती, कि लोग उसे वो रत्ती में तौल देते हैं। ठीक है, सोने को लोग रत्ती में तौलते हैं। आप या ये करो या तो फिर ये प्रबुद्धो ग्रामीणस है। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, दूर तक जाता, बिना पैर का है लेकिन दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडिता, अक्षर से युक्त है, अक्षर से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता, बिना मुख का है, बिना मुख का है, अमुखा मतलब बिना मुख का है। स्फुट वक्ता लेकिन सत्य बोल मतलब स्पष्ट बोलने वाला है। स्फुट वक्ता मतलब होता है स्पष्ट बोलने वाला है। च यो जानाति स पंडित, जो इसको जानेगा वही पंडित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका आ जाएगा खंड काव्य। आप लोगों के जिस भी स्टेट से आप लोग होंगे, जहां से भी होंगे, आप लोगों को जो भी आप लोगों के यहाँ जो भी खंड काव्य आएगा उससे 2 क्वेश्चन तैयार कर लेना। जैसे यहाँ पे लिखा है ना बेटा, ये एक, किसी एक का उत्तर देना है, तो या तो ये दोनों में से एक आ जाता है बेटा चरित्र चित्रण। ठीक है, तो आप लोग खंड काव्य से एक तो चरित्र चित्रण याद कर लेना, चरित्र चित्रण 100% आता है, और सर्ग, ठीक है, जो भी सर्ग रहेगा, सर्ग जो भी होता है उससे, और एक क्वेश्चन आपका चरित्र चित्रण से आ जाता है। देखिए सब जगह चरित्र चित्रण आ जाता है।
कभी कभी सारांश भी आ जाता है, तो आप लोग अगर चरित्र चित्रण याद कर लेते हो या सर्ग याद कर लेते हो ना, फिर भी आप उसको सारांश में कन्वर्ट करके लिख लोगे। ठीक है, 10 है। आगे आ जाते हैं बेटा जीवनी। जीवन परिचय भी मैं ये सारे जीवन परिचय करवा चुकी हूँ। 2 जीवन परिचय रहेगा, एक गद्य से और एक काव्य से। 3 में से कोई एक इधर लिखना है, 3 में से कोई एक इधर लिखना है, और उनकी एक प्रमुख रचना। ठीक है, रचना 2, 3, 4 याद कर लेना, ताकि एक रचना, सिर्फ एक पूछ रहा तो 1 या 2 रचना लिख लेना। यहाँ भी इनकी रचनाएं, तो इसलिए रचनाएं आप लोग जरूर याद करना, क्योंकि रचनाएं आएगा। रचनाएं हैं कि जीवन परिचय के साथ साथ आप लोगों को रचनाएं भी लिखनी होंगी। आगे बढ़ते हैं, एक श्लोक और कोई एक श्लोक 2 लाइन का इजी सा देख लेना अपने बुक में, संस्कृत के, जो भी आप लोग को पढ़ने में इजी लगे, लिखने में इजी लगे, वो एक श्लोक आप लोग यहाँ से तैयार कर लेना। फिर आ जाता है प्रश्न। ये 4 प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर 4 प्रश्न है, 4 में से आप लोगों को 2 ही क्वेश्चन देने रहेंगे, 2 क्वेश्चन के ही आंसर यहाँ पर देने रहेंगे। वाराणस्या कति विश्वविद्यालय संति, तो कति की जगह आप लोग क्या लिख दोगे? त्रयः। ठीक है। चंद्रशेखरः कथम वंदीकृतम्, चंद्रशेखरः कथम वंदीकृतम्, तो सह आंग्ला शासके राजद्रोही घोषित। ठीक है। फिर पदेन विना किम दूरम याति, बिना पद के कौन दूर तक जाता है, तो किम की जगह क्या लिख दोगे? किम की जगह पत्रम। ठीक है। संस्कृति शब्दस्य किम तात्पर्य, आचार विचार च अदर्शयन् तत् इति संस्कृति शब्दस्य तात्पर्य। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाता है आप लोगों का निबंध। 1 2 3 4 निबंध दिया हुआ है, जिसमें से आपको कितना लिखना है? किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जो भी बेटा यहाँ से जो भी निबंध आप लोग लिखना, ठीक है, उसके सब हेडिंग को तैयार कर लेना। सब हेडिंग मैंने बताया भी है कि कैसे तैयार करना। पहला क्या रहेगा? पहला उपसंहार का, पहला प्रस्तावना का रहेगा। ठीक है, पहला प्रस्तावना, और लास्ट कौन सा रहेगा? उपसंहार। जैसे विज्ञान की देन है, ठीक है, विज्ञान की देन पे लिखना है तो पहले प्रस्तावना लिख लो। ठीक है, विज्ञान वरदान के रूप में लिख लो, किन किन क्षेत्रों में विज्ञान ने प्रगति हासिल की है उसको लिख लो। फिर विज्ञान अभिशाप के रूप में लिख लो, फिर उसके बाद उपसंहार लिख लो। तो ऐसे जो भी अभी निबंध का क्लास भी हुआ था, वहां से आप लोग ये सारे निबंध को एक बार अच्छे से देख लेना कि निबंध के साथ साथ उसकी सब हेडिंग भी आप लोग तैयार कर लेना। और ये एक यहाँ से पत्र, इसमें और इसमें से कोई एक आएगा। ये पत्र भी मैं करवाई हूँ कि शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य अधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा आकस्मिक अवकाश है तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र। तो बेटा पत्र में पूरे नंबर मिलते हैं, बस उसका फॉर्मेट सही होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट उसका अगर आप लोग बिल्कुल सही लिखते हो, जैसे यहाँ लिखते हैं ना सेवा में, ठीक है, सेवा में, ये भी मैं करवाई हूँ, आप लोग वहां से देख लेना। पूरा जो फॉर्मेट रहता है एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट आपका सही रहेगा, तो पूरा नंबर यहाँ से आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। सेट, यहाँ तक हम लोगों का सेट 1 है जो कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? अब हम चलते हैं सेट 2 की तरफ। सेट 2 भी है, ठीक है। सेट 2 2-3 मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर ले, वैसे भी बहुत मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं। ठीक है, सेट 2 यहाँ पर वही है, इंस्ट्रक्शन वही रहेगा सारे सभी में कि भाई 15 मिनट आप लोगों का जो है वो पेपर रीड करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये सारे इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। बाबू जो गुलाब राय हैं, ठीक है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, या तो फिर शुक्लांतर युग। तो बाबू गुलाब राय है बेटा बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध है, कविता है, कहानी है या नाटक है? तो चिंतामणि क्या है बच्चा? ये है निबंध। ठीक है,
गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी या निराला? तो गबन किसकी रचना है? ये है मुंशी प्रेमचंद्र की। क्वेश्चन नंबर 3, शुक्ल युग की समय अवधि है 1936 से 1943, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? 1919 से 1938 तक। ठीक है, ये शुक्ल युग की समय अवधि है। क्वेश्चन नंबर 4, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है, साक्षात्कार है, आत्मकथा है या रेखा चित्र है? क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा बी, आत्मकथा। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग है, प्रगतिवादी युग है, भारतेंदु युग है, छायावादी युग है? किस युग की रचना है प्रिय प्रवास? ये है द्विवेदी युग की। ठीक है, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की, हरिवंश राय बच्चन की या सुमित्रा नंदन पंत की? मधुशाला। क्वेश्चन नंबर 7, मधुशाला है बेटा हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद? क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट बताते रहिए भाई। भारत भारती है बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक काल का समय कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक, 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। तो सन 1843 से अब तक। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतिराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल? तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट है। यहां तक तो आपका गद्य और काव्य से था। हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव। एकदम एक्टिव रहिए भाई सभी लोग, एकदम प्रॉपर वे में क्लास करते रहिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल हाई रखिए एग्जाम तक। ठीक है, बिल्कुल हाई एग्जाम तक अपने रखिए, बिल्कुल लो मत होने दीजिए। बस हमें करना है तो करना है, ठान लिया तो ठान लिया, बस अब हमें पीछे मुड़ के नहीं आना है। जो आपका लक्ष्य है बस उस पे आगे बढ़ना है। अगर कहीं आप लोग नर्वस हो रहे हो, ठीक है, डर लग रहा है, तो बस अपने लक्ष्य को याद कर लो कि आप लोगों ने क्या लक्ष्य रखा था और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो है आप लोग के पास जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अपने आप आने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए जो लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया है, जो लक्ष्य को आपने रखा है, बस उस लक्ष्य को अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिए। अगर कहीं आपको डर लग रहा है, कहीं आप लोग नर्वस फील कर रहे हो, ठीक है, बाकी तो सब कर लोगे तुम लोग। ऐसी कौन सा चीज है ऐसा कि जो इंसान नहीं कर सकता? जब चंद्रमा पर पहुंच गया, एक बार दो बार फेल हुआ, लेकिन इस बार देखे ना आप लोग कि जब चंद्रयान 3 वहां पहुंच सकता है बेटा, तो आप लोग पेपर बहुत अच्छे से नहीं दे सकते, बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, बस अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत देना। मेरी बात हमेशा याद रखना कि अपने कॉन्फिडेंस को बस गिरने मत देना एकदम। मैं करके आऊंगा तो आऊंगा, बस अपने माइंड में ये चीज सेट कर लो, मैं करके आऊंगा और बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव, यहां देख रहे हो ना, मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो ना। अगर मॉडल पेपर बहुत अच्छा सॉल्व कर रहे हो, देख लो कितना मतलब कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है, जबकि क्लास में मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो मैं नहीं बताई हूँ, ग्रामर से लेकर मतलब सारे टॉपिक को आप लोग देख रहे होगे। पेपर अगर कर रहे होगे, मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो आप लोग ना, कैसा पेपर आ रहा है पता चल रहा है ना। बस ऐसा ही पेपर एग्जाम में आने वाला है। हास्य रस का स्थायी भाव, आप बताइए, ये आपको नहीं आता है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है कि हास्य है, रति है, निर्वेद है? ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, हास्य और करुण के सिवा कोई ऑप्शन आए छोड़ देना। ठीक है, ये है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गार, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश।
अब यहाँ देखो, मनु मानो जनु जानो, जहां आए वहां क्या मारो, वहां पे उत्प्रेक्षा मारो, बस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं ना, 4 चरण। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? पहले मान, वी, अक, ये सारे गलत हैं। आकर्षण, ये मैंने बताया ना कि जो यहां से है ये क्या है? ये उपसर्ग है। आगे आ जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 15, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 2, 5, 6, 3। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर। क्वेश्चन नंबर 16 का, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, ठीक है, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। आंसू का तत्सम रूप है सम। सम मतलब संस्कृत के शब्द, तो अंशु, आंख, रोना, अश्रु, तो बेटा आंसू का तत्सम हो जाएगा अश्रु। कृत वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? ये एक बात हमेशा याद रखें, कृत वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है, कृत वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए। ये टेबल बेटा मैं आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है, ये टेबल मैं आप लोगों को करा दूंगी। ये जो है शब्द रूप का, उसमें से थोड़ा सा ट्रिक मैं बता दूंगी, आप लोग को लर्न हो जाएगा एकदम आसानी से, इजी वे में मैं थोड़ा सा इसका ट्रिक बता दूंगी, ठीक है, कल की क्लास में। ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति बताना है, षष्ठी, सप्तमी, षष्ठी, चतुर्थी, तो बेटा ये हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम होता है। जैसे मैं बोलूं मोहन जाता है, मोहन खाता है, मोहन गाता है, मोहन पढ़ता है, बार बार मोहन, मोहन क्या हो गया? मोहन संज्ञा है, ठीक है, मोहन संज्ञा है। और संज्ञा के बदले में मैं सिर्फ ऐसे बोलूं मोहन गाता है, वह खेलता है, वह कूदता है, वह जो यूज कर रहे हैं वह क्या हो गया? वह सर्वनाम हो गया, ठीक है। चलिए यहां तक 20 MCQ जो है आपके कंप्लीट हो गए। अब यहां से आ जाता है बच्चा, यहां से क्या आ जाएगा? गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न। अब यहां पर देखते हैं, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में देखिए मॉडल पेपर, ये मॉडल पेपर आ गया। अब यहाँ पे मित्रता, ये मित्रता आ गया, मतलब ये भी मित्रता चैप्टर से है, और इसके राइटर कौन है? वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो संदर्भ लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से अवतरित हुआ है, और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? रेखांकित अंश की व्याख्या करना। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। बस यहाँ तक। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह कहना चाहते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जैसे हो हमारे मित्र भी वैसे ही हो। हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, होती हैं? 5 उंगलियां बराबर होती है? नहीं होती है ना। तो वैसे हम ये कैसे सोच लेते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही स्वभाव के हमारे मित्र होंगे और वैसे ही हमें दोस्ती होगी, ऐसा नहीं होता है ना। विभिन्नताएं मतलब जो गुण हमारे में है वो गुण किसी दूसरे में नहीं होगा, या जो दूसरों में गुण है वो हमारे में नहीं होगा। तो लोग विभिन्नता देखकर दोस्ती करते हैं ना, ये सोचते हैं ना कि जो चीज मुझे नहीं आ रहा, मुझे ऐसा कोई मित्र मिल जाए कि वो चीज उसको आती रहे, ताकि हम दोनों की जो कमी है वो पूरा हो जाएगा। तो लोग विभिन्नता देखकर एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? इसीलिए आकर्षित होते हैं ना, ताकि जो कमियां हैं उन दोनों के बीच की उसको दूर किया जा सके। यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए, हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए, अथवा ये भी मैं करवा चुकी हूं, हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? आप बताइए ये किस चैप्टर का है भाई?
ये किस चैप्टर का है आप लोग ही बताइए। ये ममता चैप्टर का है। राइटर नेम भी आप लोग बताइए भाई। आज और कल दिन आप लोगों का है। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा बताओगे, जितनी चीजों को कमेंट करोगे, ठीक है, हर क्वेश्चन का कमेंट करते चलो। आप लोगों को एक मॉक टेस्ट की तरह है कि आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। हे भगवान, तब के लिए ये प्रस्तुत गद्यांश में जो लेखक है वह यह कहते हैं, ये ममता के विषय में कह रहे हैं कि जब चूड़ामणि, ठीक है, चूड़ामणि जब ढेर सारा सोना ममता के पास लेके जाता है तो ममता क्या बोलती है अपने पिता को, चूड़ामणि को, कि हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। वो अपने पिता से कहती है कि हे भगवान, आप इतना सोना लेके आए हो उस समय के लिए, मतलब आप भविष्य सोच लिए, विपद के लिए इतना बड़ा आयोजन, मतलब भगवान से भी आप नहीं डर रहे हो, भगवान की इच्छा के विरुद्ध आप ऐसा काम कर रहे हो। क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई भूपृष्ठ पर ऐसा कोई भी नहीं रह जाएगा जो हम लोगों को एक वक्त के लिए खाने के लिए दे सकेगा? ठीक है, क्या भूपृष्ठ पर कोई भी हिंदू नहीं, क्या इस धरती पर कोई भी हिंदू नहीं बच पाएगा? ये ममता बोलती है। ठीक है, तो ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो ममता के द्वारा रिश्वत लेना, ठीक है, रिश्वत को लेना परम पिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है बच्चा, अब आ जाते हैं, यहां पर है 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, काव्य से जो रेखांकित अंश है उसी का देना। बहिरो सुने गूंग, गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराए। संदर्भ लिखना है तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के, ये काव्य से हिंदी काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित हुआ है। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश में क्या बता रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि या सूरदास जी या कवि यह कहना चाहते हैं कि जिनकी कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, ठीक है, बहरा व्यक्ति, बहिरो सुने, बहिरा मतलब बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, ठीक है, गूंगा बोलने लगता है। रंग जो निर्धन व्यक्ति होता है, जो दरिद्र होता है, वो अपने सिर पर राजाओं की तरह छतरी लगाकर चलने लगता है। वो छतरी नहीं जो धूप से बचने के लिए चलते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं ना, देखे होंगे अपने सिर पर, उनके सिर पर बड़ा सा छतरी बना रहता है, उस तरह। ठीक है, तो जो रंग व्यक्ति होता है, मतलब जो दरिद्र होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, वह क्या करता है? अपने सिर पर छतरी धारण करके चलने लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुराग तड़ांग में भानु उदय विकसी मनु मंजुल कंज कली। यहां पर है कि मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है? तो मनु मंजुल, मनु मानो जनु जानो, जहां पर आए वहां पे क्या है? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये है किससे है? तुलसीदास जी हैं इसके रचयिता। ठीक है, तुलसीदास जी हैं। तो अनुराग तड़ांग में भानु उदय विकसी मनु मंजल कंज कली है, मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अनुराग मतलब प्रेम रूपी तालाब में, ठीक है, प्रेम रूपी तालाब में मन रूपी कमल क्या है? कमल की कलियां खिल उठी हैं। बस यही करना है। मनु आ गया, इसका मतलब यहाँ पर है क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, मनु मानो जनु जानो, जहां आए वहां क्या मानो? उत्प्रेक्षा। देखिए इसमें भी एक करना है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति। यह है बेटा वाराणसी से। ठीक है, यह वाराणसी से है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित हुआ है। अनुवाद लिखेंगे, ऐसा नगरी मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इतएव संस्कृत वामस्य संस्कृत आलोक, यहाँ से संस्कृत का जो प्रकाश है वह सभी जगह
फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ पर आया, अत्र अगत्य मतलब यहाँ पर आया और उसने भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सतेषां ज्ञानेन, वह यहाँ इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कारितः मतलब करवाया। ये करो या ये करो। अभी एक मॉडल पेपर बेटा हम लोग जो पहला सॉल्व किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, देख रहे हो ना आप लोग, अभी तुरंत के तुरंत सॉल्व कर रहे हो, देख रहे हो। ये वही है, मानव जीवन से, भारतीय संस्कृति से है कि मानव जीवन से संस्कृतम संस्कृति, मानव जीवन को सजाना और संवारना ही क्या है, संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सजाने और संवारने के लिए जिन कितने महान प्रयत्न किए हैं, ते अस्माकं जीवनस्य संस्कार, मतलब उन्होंने हमारे जीवन को सजाने और संवारने के लिए जिन आचारों और विचारों को अपनाया वह ही क्या है, वह हमारी भारतीय संस्कृति है, या वह हमारी संस्कृति है। ठीक है, उन्होंने हमारे आचारों और विचारों के लिए अपनाने के लिए जिन आचारों और विचारों को अपनाया वह ही हमारी संस्कृति है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से है, यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका आ जाता है ये श्लोक है। ठीक है, श्लोक का यहाँ से अर्थ है, इसमें से ये करो या ये करो। ठीक है, मानम हित्वा प्रियो भवति, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचती, ये है जीवन सूत्राणी से है। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो वार्तालाप हो रहे हैं, तो यक्ष जो है युधिष्ठिर से क्वेश्चन करता है, वो यहाँ नहीं है, युधिष्ठिर जो यक्ष को आंसर देते हैं उसका है कि मानम हित्वा प्रियो भवति, मान मतलब होता है अहंकार, अहंकार या घमंड। ठीक है, अहंकार को त्याग कर मनुष्य क्या हो जाता है, सबका प्रिय हो जाता है। क्रोध को त्याग कर मनुष्य सोचती मतलब शोक नहीं करता है। ठीक है, कामना मतलब लालच को त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है, और लोभ को, ठीक है, लोभ को त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसको, या ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह है भारतीय संस्कृति से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, निरामया मतलब निरोग, सभी लोग निरोग रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुखी का भागी न बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी लोग कल्याण को देखें, कोई भी दुख का भागी न रहे। समझ में आया बेटा? यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही हैं तो आप लोग फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करते रहो। और आज लाइक का टारगेट मैंने रखा है 1000 रखा है। अब आप लोगों को क्या करना है भाई, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में जितने भी बच्चे हैं उतने ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सके, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, चलिए अब ये बेटा ये भी आ गया। यहां से क्या है, ये एक क्वेश्चन आपको करने खंड काव्य से, यहां भी सारांश है, सर्ग है, ठीक है, और चरित्र चित्रण, ये 3 आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आता है, 2 में से एक कोई आपको लिखना रहेगा। यहां से जीवनी है, जीवन परिचय ये भी मैं करवाई हूं। जीवन परिचय के साथ साथ क्या करेंगे आप लोग, उनकी रचनाएं, ठीक है, जो भी राइटर है उनकी रचनाओं को इसमें से एक और इसमें से एक, इनकी भी जीवन परिचय, काव्य से भी जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। कोई एक रचना इसमें भी लिखनी है। ठीक है, क्लियर है? चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं, ये बताइए पहले। अब यहाँ पे श्लोक आप लोग कोई भी अच्छा सा श्लोक तैयार कर लीजिएगा। और सबसे बड़ा बात यह कि जो भी श्लोक लिखिएगा उसमें क्वामा, इन्वर्टेड क्वामा, ऐसे लाइन, ये सारी चीजों को बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
अब आ जाते हैं, ये 4 क्वेश्चन है, 4 में से 1-2 क्वेश्चन आप लोग को लिखना है। भारतीय संस्कृते मूलम किम, विश्वस्य श्रेष्ठा एकः इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। पुरुराजा का आसीत्, पुरुराजा एक भारतवीर आसीत्। चंद्रशेखर कह आसीत्, चंद्रशेखर एक क्या है, चंद्रशेखर कौन था, एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्तश्च च आसीत्। वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते। चारों का आंसर बता दिया, 4 में से कोई 2 ही तो आना है, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों को ये जो निबंध है, ठीक है, 4 निबंध है, 4 में से कोई एक निबंध आपको लिखना है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद, जनसंख्या लाभ और हानि, नारी सशक्तिकरण। निबंध में सब करवाया हुआ है, कोई भी निबंध, ठीक है, कोई भी निबंध लिखिए, उसके जो हेडिंग है सब हेडिंग खुद से तैयार कर लीजिए, बस उसको अंदर की जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं आप उसको लिख दीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये है हमारा, यहाँ पर क्या है, उत्तर मध्य रेलवे को शिकायती पत्र लिखना है, ठीक है। पेपर का लेटर का फॉर्मेट सही लिखिएगा और अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। मित्र को पत्र लिखिए या तो फिर रेलवे अधिकारी को शिकायती पत्र लिखना है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग अपने लास्ट मॉडल पेपर पे, मॉडल पेपर नंबर 3 सेट 3, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग सेट 3 की तरफ। अच्छा ये बताइए, अभी तक आप लोगों ने 2 मॉडल पेपर सॉल्व किए, कैसा लगा भाई? मॉडल पेपर सॉल्व करके कैसा लग रहा है आप लोग को? अभी भी डर लग रहा है? अभी भी डर लग रहा है? मान लीजिए पहला मॉडल पेपर सॉल्व किए होंगे तो थोड़ा सा डर लगा होगा, सेकंड वाला उससे थोड़ा कम, और थर्ड वाले में बिल्कुल आप लोग डर को अपने घर की अलमारी में पैक कर दीजिए भाई। एग्जाम तक के लिए एकदम डर को हटा दीजिए या मुझे दे दीजिए, ठीक है। सब लोग अपने अपने डर को भाई मुझे दे दीजिए धरोहर के रूप में, ठीक है। एग्जाम के बाद फिर मैं आप लोग को रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। एग्जाम के बाद मैं आप लोगों का जो डर है अपने पास रखी रहूंगी और एग्जाम के बाद आप लोगों का जो डर होगा वो मैं आप लोगों को भाई फिर से वापस कर दूंगी, ठीक है। डरना नहीं है, मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल नहीं डरते हैं, उनके हौसले बिल्कुल बुलंद है, ठीक है। बुंदेले हर बोलो के मुंह, मैंने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अपने हौसले को बुलंद रखिए, ठीक है। पेपर बहुत अच्छे से दीजिए, पेपर कुछ नहीं है, मैं तो बोलती हूँ पेपर कुछ भी नहीं है। यहाँ मॉडल पेपर सॉल्व करो बस वैसा ही पेपर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये बताइए जो पढ़ता उसे डर कैसा? जो पढ़े हो आप लोग तो फिर डर किस बात का भाई? डर क्यों लग रहा है? टाइम भी आप लोगों को एक्स्ट्रा 15 मिनट मिल रहा है, हम लोग को तो वो भी नहीं मिलता था 15 मिनट, मतलब 3 घंटे ही पेपर के लिए मिलते थे, ठीक है। आप लोग को तो एक्स्ट्रा 15 मिनट पेपर को रीड करने के लिए मिल रहा है। ये कम है क्या कि 15 मिनट आप लोग पेपर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो, देख लोगे क्या क्या आ रहा है, ठीक है। और कॉपी मिलते ही बस नंबरिंग डाल के शुरू कर दो। और एक बात और, कॉपी जब भी लिखना बेटा नंबरिंग सही करना, ठीक है। नंबरिंग जैसे 10 क्वेश्चन आ रहा है ना, 10 क्वेश्चन मॉडल पेपर में है, ठीक है। 10 क्वेश्चन अगर है पेपर में तो आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपको 2 नंबर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है तो दूसरा नंबर डालो, ठीक है। अगर आपको सबसे पहले जीवनी आ रही है तो जीवनी लिख रहे हो तो 6 नंबर पे जीवनी है तो क, अगर गद्य से लिख रहे हो तो क, काव्य से लिख रहे हो तो ख। नंबरिंग बेटा सही करना, क्योंकि नंबरिंग अगर गलत करोगे ना तो एग्जामिनर जो है वो कॉपी चेक करने में बड़ा परेशान हो जाता है ना, इधर उधर ढूंढने में खिसला जाता है। इसलिए बेटा नंबरिंग सही लिखना, जो भी नंबर का, ये नहीं कि पहले, मैं ये नहीं कहूंगी कि पहले एमसीक्यू ही कर डालो, जो भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा उसको पहले करना, जो थोड़ा सा डाउट वाले हो उसको एकदम लास्ट में ले जाना या बीच में करना, ठीक है। इन सारी चीजों का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है बच्चा। और पेपर आप लोग के बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। ये मुझे कॉन्फिडेंस है आप लोग के ऊपर, ठीक है। आप लोग को कॉन्फिडेंस खुद पर है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है आप लोग के ऊपर कि आप लोग पेपर बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं और यहां तक आते आते आप लोग के डर एकदम छूमंतर हो जाने चाहिए। छूमंतर मींस मुझे दे दीजिए। चलिए इंस्ट्रक्शन सबको पता है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। 15 मिनट पेपर को रीड करने के लिए, ठीक है। पेपर
अ और ब 2 खंडों में रहेगा। खंड अ में 20 मार्क्स के क्या रहेंगे आप लोग के MCQ रहेंगे, ठीक है। खंड ब में क्या रहेगा 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हाँ एक बात और, OMR शीट जब आप भरिएगा बच्चा तो ये देखिए OMR शीट ये है ना, तो जैसे ये ब्लॉक को अगर फिल करना है तो ये देखिए, ठीक है। ये मतलब ये बहुत बड़ा हो गया है ना, मैं छोटा छोटा बताती हूँ। ये देखिए, ठीक है, जैसे ये दिया है ना, ये दिया है तो ऐसे फिल करना, ठीक है। ये देखो ना, ऐसे नहीं फिल करना, ऐसे नहीं या ऐसे नहीं, ये सारे रॉन्ग मेथड है, ठीक है। ऐसे करना, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कोई एक कथन सही है, कथन वाले क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी संग्रह है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। अजंता डॉक्टर भगवत शरण का नाटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, ठीक है। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट आप लोग कर लो। ढलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। ढलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है भाई? गुलाब राय, ठीक है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंशाअल्लाह खां, मुंशी सदासुख लाल, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? क, ठीक है। आगे है सिंगार रस मंडल के रचनाकार हैं गोकुलनाथ जी, गोस्वामी विठलनाथ, नाभादास जी, या क्या हो जाएगा? लल्लू लाल। तो ये हो जाएगा क, ठीक है। आगे बढ़े। झूठा सच किस विधा की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ये क्या है? उपन्यास है। परिमल के रचनाकार हैं कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, गजानन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 6 का ये हो जाएगा बेटा ख, क ख, ये ग है, ठीक है, ये ग है, ठीक है। आगे आते हैं। नीरजा के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, या वियोगी हरि। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ग। अनद के रचनाकार हैं निराला हैं, जगन्नाथ रत्नाकर हैं, सियाराम शरण गुप्त है, या मैथिली शरण गुप्त हैं। अनद, अनध, अनद के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ग। फिर है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आंसू है, लहर है, झरना है, यामा है। कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9, इनकी रचना यामा नहीं है, ठीक है। यामा नहीं है, बाकी है आंसू है, झरना है, लहर, ये सब जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन यामा नहीं है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, पद्यावत, रामचरितमानस, या रामचंद्रिका। किसको माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो, ठीक है। यहां तक तो गद्य और काव्य से आ गए। अब हमारे आ जाते हैं ग्रामर से। प्रति प्रति सुनी उक सही अकुसानी, देखी दशा हरिगन मुस्काही। मुस्काही, अब आंख बंद करके कहाँ चले भाई? हम आंख बंद करके हाथ से रस पे चला जाए, ठीक है। चरण कमल, कलम नहीं होगा, क म ल, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, कौन सा अलंकार है भाई? रूपक अलंकार है। कितनी बार ये करवा चुके। सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 13, कितनी मात्राएं होती हैं सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में? तो 11 होती हैं। अनुराग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुराग, ये देखिए अलग कर दीजिए, ठीक है। आगे चले। चार राहों का समूह, चार राहों का समूह में समास है, या तो समास का नाम पूछेगा या तो विग्रह करेगा। तो यहाँ पे समास विग्रह। चार राहों का समूह, चार मार्ग, चार राह, इनमें से कोई नहीं, या चौराहा। तो हो जाएगा चौराहा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? भय है, निर्वेद है, विस्मय है, शोक है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 17, तद में हो जाएगा तस्मय। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय, उद्देश्य, पदक्रम, या जिज्ञासा।
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा उद्देश्य। जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाच्य है, कर्मणी, भाव, कर्तरी या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा कर्तरी, कर्तरी, कर्तरी ये, ठीक है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, इसका संदर्भ लिखना है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के, ठीक है, हिंदी गद्य खंड के किससे लिया गया है भाई, भारतीय संस्कृति से, ठीक है, भारतीय संस्कृति से। और इसके लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है कि इन विभिन्नताओं को देखकर, मतलब जो हमारे देश में विभिन्नताएं हैं उनको देखकर कोई अनजान व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई अनजान व्यक्ति है तो वह कहेगा यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का क्या है, यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है। लेकिन यह एक जाति नहीं, यहाँ पर एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यहाँ एक जातियां नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है। तो अगर कोई अपरिचित व्यक्ति ऐसा कहता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपरिचित व्यक्ति को क्या पता कि यहाँ लोग कैसे हैं। यहाँ अनेकता में भी एकता देखने को मिलती है। लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है, लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्मों के लोग, भिन्न भिन्न जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया, ठीक है, ये कहां से है, यहां से है, ठीक है, इसका ये है बेटा रेखांकित अंश ये है, यहां से थोड़ी सी स्प्रिंटिंग हो गई है, ठीक है, ये कटा नहीं है, ये रेखांकित अंश है, ठीक है। तो पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभरी मूर्तें विहंस उठी। अब ये बताइए किस चैप्टर से है, ये है बेटा अजंता से, और इसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है, ये हो गया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ये कहते हैं कि पहले पहाड़ काटकर, ठीक है, जो अजंता की गुफाएं थी पहले उसको उसको काट कर क्या बना लिया गया, पहले उसको खोखला किया गया, ठीक है, उसको खोखला किया गया, फिर उसमें सुंदर सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभरी मूर्तें विहंस उठी। और जब भवन बना के सुंदर मतलब खंबे बना दिए गए और उस पर सुंदर सुंदर चित्रकारों ने क्या किया, कलाकारों ने क्या किया, सुंदर सुंदर उभरी हुई चित्र वहां पर बना दिए, कलाकारी कर दी। पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, पहाड़ों को चित्रों के माध्यम से, ठीक है, चित्रों के माध्यम से जीवंत बनाया गया, क्योंकि वहां पे जो चित्र बने हुए हैं उसमें से प्राण डालने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि वो चित्र कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। अच्छा 2 हो गया ये, ठीक है, ये आ जाते हैं। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मल कीर्ति निशाचर देख चुके हैं, जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण अगणित बार सुन चुका है, नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन, ठीक है। इसका संदर्भ बताइए आप लोग, भाई फटाफट आप लोग बताते रहिए संदर्भ कि किस चैप्टर से है, ठीक है, किस चैप्टर से है और इसके जो राइटर हैं वो कौन है। ये है स्वदेश प्रेम से और राम नरेश त्रिपाठी इसके राइटर हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है तो देख चुके हैं जिनका वैभव, आकाश के नक्षत्र
ठीक है, आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल, ठीक है, आकाश के जितने भी नक्षत्र हैं, ठीक है, वो भारत के अतुल वैभव के क्या हैं, साक्षी हैं, और अगणित बार सुन चुका है, और अनगिनत बार, ठीक है, अनगिनत बार जो उनका विजय घोष है, ठीक है, उनका जो विजय घोष है वो लहरों द्वारा, ठीक है, लहरों द्वारा उनका जो विजय घोष है वो सुना जा चुका है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो उपयुक्त पंक्तियों में वीर रस है ना। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, यहीं कहीं पर बिखर गई, ये दोनों लाइन की बेटा व्याख्या करनी है, ठीक है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उनके फूल यहाँ संचित है, यह स्मृति शाला की, फूल मतलब होता है अस्थियां, ठीक है, यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर है, ठीक है, रानी लक्ष्मी की समाधि पर है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत कविता, कुछ भी, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर से अवतरित हुआ है, और इसकी कवित्री जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। रेखांकित प्रस्तुत दोहे में, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में जो कवित्री है वो कहना चाहती हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई की यहीं कहीं पर बिखर, जिस तरह विजय माला टूटकर इधर उधर बिखर जाती है, वैसे ही उनकी जो अस्थियां हैं, फूल मतलब होता है अस्थियां, उनकी जो अस्थियां हैं यहीं कहीं पर बिखरी हुई हैं और वह संचित है, ठीक है, यह स्मृति शाला सी, वो संचित है मतलब वह संजो कर रखी गई है, स्मृति शाला सी मतलब यादगार बनाकर। उक्त पंक्तियों में कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, तो कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उक्त पंक्ति में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, तो इसमें वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है ना, वीर रस से रानी लक्ष्मीबाई का है। तो आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, संस्कृत पर आ जाते हैं, ठीक है, मानव जीवनस्य संस्कृतम संस्कृति, ये भी बेटा फिर से है, पीछे वाला ही है, ठीक है, पीछे वाला है, 2 बार पढ़ लिया आप लोग को तो एकदम रट्टू तोते की तरह रट गया होगा। ये आ जाते हैं इसमें, नागरिका बहुकाल यावत, ये भी रिपीटेड है, आप लोग देख रहे हो ना मॉडल पेपर सॉल्व करने से कितना बेनिफिट मिलता है। नागरिका बहुकालम यावत, यावत अचिंतन, नागरिक प्रवृद्धो ग्रामीणा से है, नागरिक जो रहता है वो बहुत देर तक सोचता है लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं होता है, इसलिए वह ग्रामीण व्यक्ति से बोलता है मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं। यह सुनकर ग्रामीण व्यक्ति क्या बोलता है कि यदि तुम इसका उत्तर नहीं जानते हो तो तुम शर्त के अनुसार क्या करो, 10 रुपया दो। तो जो नागरिक रहता है ग्लान मुखेन मतलब दुखी मन से शर्त के अनुसार उसको 10 रुपया दे देता है, ठीक है, समझ में आ गया। बंधन वर्णम वापि जयो वापि पराजय, इसमें भी 2 में से कोई एक करना है, ये है वीर वीरण पूज्यते से है, ठीक है, यहां पर है बंधन हो या मरण हो, ठीक है, बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, उभयत्र मतलब समो वीर, उभयत्र मतलब होता है दोनों जगह, जो वीर होते हैं वो दोनों जगह समान रहते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में समान रहते हैं। वीर भावो ही वीरता, वीरों के इस भाव को ही वीरता कहते हैं। या ये करिए, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, यह है अनुयुक्ति विलासों से है, ठीक है। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के, ठीक है, संस्कृत खंड के अनुयुक्ति विलासः नामक पाठ से अवतरित हुआ है। क्या है, रात्रि गमिष्यति, यहाँ पे हम लिखेंगे, अनुवाद में लिखेंगे रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, कमल की पंखुड़ियों में बंद भौरा यह सोच रहा था कि रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगा, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा, भास्वानुदेश्यति, भास्वानुदेश्यति मतलब भास्कर मतलब सूर्य होता है, सूर्य उदय होगा, हसिष्यति पंकज जाली, पंकज जाली मतलब होता है कमलों का समूह, कमलों का समूह खिलेगा, इदम विचारयंती कोशगते द्विफेरे, यही कमल की पंखुड़ियों में बंद भौरा सोच रहा था। हाँ हंत हंत नलिनीम गज उज्जार, हाय रे दुख की बात ये हुई
कि जो गज है, हाथी है, उस कमलिनी को ही उखाड़कर फेंक देता है। ठीक है, ये तो हो गया कमल वो भौरे के पक्ष में। और मनुष्य के पक्ष में भी हो सकता है कि मनुष्य जो है अपने फ्यूचर के लिए इतना सिक्योर रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन अचानक से अगर उसे कुछ हो जाता है तो सब उसका सोचा हुआ काम सोचा ही रह जाता है। तो आप लोग चाहो तो दोनों पक्ष में लिख सकते हो, चाहो तो एक ही पक्ष में लिख सकते हो। ये खंड काव्य है। खंड काव्य से आप लोग हर जहां के आप लोग होगे, जिस भी स्टेट के होगे, जिले के होगे, वहां से आप लोग खंड काव्य तैयार कर लेना और अपने ही खंड काव्य के लिखना जो कि आप लोग क्या आता हो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे क और ख यहाँ पर है जीवन परिचय, ये गद्य से रहेगा, ये काव्य से रहेगा। 3 इससे, एक जीवन परिचय इससे, गद्य से, एक काव्य से लिखना होगा और एक एक रचनाएं भी लिखनी होंगी। आ जाते हैं पिता अकस्मात श्लोक लिखना है। ठीक है, तो कोई भी श्लोक आप लोग इसको रेडी करना। पिता अकस्मात उच्चतर आसीत, तो पिता खात, यहाँ अकस्मात की जगह खात हो जाएगा। गृहे सतः मित्रम किमस्ति, घर में मित्र कौन है, तो भार्या। दुर्मुख कह आसीत, तो दुर्मुख चांडाल आसीत। ग्रामीण कह उपहासत, ग्रामीण का नागरिक ने उड़ाया था ना, तो ग्रामीणान नागरिक उपहासत। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन में से 2 ही लिखना है आप लोगों को। और यहाँ निबंध है स्वास्थ्य और शिक्षा, वन महोत्सव, पर्यावरण प्रदूषण, साहित्य और समाज। अब जैसे मैं पर्यावरण प्रदूषण आप लोग लिखते हो तो पहले प्रस्तावना लिख लो। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार लिख लो, कौन कौन से पर्यावरण प्रदूषण है, क्यों फैलते हैं, फैलने के बाद उनके निवारण, ठीक है, या उसका प्रभाव क्या होता है, फिर उसका निवारण लिख लो, फिर उसका उपसंहार लिख लो। ठीक है, सब हेडिंग यहां से तैयार कर लो। आ जाते हैं छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र, ये मैं करवाई हूं। अपने मित्र को, बड़े भाई को, ये भी मैं करवाई हूं। दोनों ही निबंध अभी कल की क्लास में हुआ है। ठीक है, आप लोगों को आ रहा होगा। ठीक है बच्चा, अब इतना 3 मॉडल पेपर सॉल्व करने के बाद भी अगर आप लोग को डर लगता है पेपर से, या अगर अभी भी कुछ डाउट है, तो प्लीज बताओ। अभी कल भर आप लोग के पास समय है, कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, मैं आप लोग को बताऊंगी, जो भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और मॉडल पेपर, मुझे तो जहां तक लगता है कि मॉडल पेपर सॉल्व करके आपके पूरे डर खत्म हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि एक साथ हम लोगों ने 3 मॉडल पेपर सॉल्व किया और आप लोग देखे भी कि 3 मॉडल पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आया है। कहीं कहीं क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं कोई चेंज क्वेश्चन आया है। तो 3 मॉडल पेपर जब आप लोग सॉल्व किए हो एक साथ, तो आप लोगों के डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपके मन से भी जो डर है वो भी खत्म हो गई होगी। ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, ठान लिया हो ना 95% लाना है या 90+ लाना है, तो बस उसको जो आप लोगों ने एम डिसाइड किया है, बस उसी पे आप एकदम अमल करके रहिए। ठीक है, तब के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।